पढ़ाई की गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, पढ़ना, लिखना, समझना और याद रख पाना। उनमें से पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना आपको आता है, समझना आपको आता है, आप इनको नहीं भूले हो। लेकिन जो कुछ भी आपने याद किया था वो भूले हो, क्योंकि आपको याद करना नहीं सिखाया था। तो इतनी बड़ी जो ऑडियंस है, आप पर कैसे यकीन करें? सर, इस पॉडकास्ट के अंदर कुछ डेमो हो जाए तो मैं आपको आज याद दिलाऊंगा और मुझे यकीन है आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। ये जो चीज़ें जो आप बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग है। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, इसमें आप कह रहे थे कि अगर कोई भी इंसान चाहे तो ब्रेन साइंस की मदद से अमर हो सकता है। एग्ज़ाम्स बहुत करीब है और मुझे पता है कि आप सब ताबड़तोड़ पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट आप सबके सामने एक प्रॉब्लम है, वो है चीज़ों को याद करने की। और इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के साथ साथ आपके दिमाग को सुपरफास्ट करने के लिए मैं एक ऐसे इंसान को इनवाइट करने वाला हूँ जिन्होंने ब्रेन साइंस की फील्ड में इतिहास लिखा है। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। इन्होंने सिर्फ सोच नहीं, जिंदगियाँ बदली है। तो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर विनोद शर्मा सर। हेलो सर, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आप कैसे हो मुस्तफ़ा? मैं बहुत शानदार हूँ सर। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए। और जब से आपकी टीम से मेरी बात हुई है तब से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। इनफैक्ट इस टॉपिक पर, ब्रेन साइंस, मेमोरी ट्रेनिंग के ऊपर मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस बनाई है और मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर बात करने के लिए आपसे बेस्ट इंसान कोई नहीं हो सकता। सो सबसे पहले सर थैंक यू। आपका मैंने वीडियोस देखे हैं, आप भी कमाल कर रहे हैं। आप जैसे लोगों की तो हमें ज़रूरत है, हमें मोटिवेशन मिलता है। नाम भी आपके चैनल का सैम मोटिवेशन है। थैंक यू। तो सेम टू सेम। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि मैं सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि आखिर क्या है ब्रेनीवुड फर्स्ट, एंड सेकेंड ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? देखो क्या है कि ये जर्नी वहाँ शुरू होती है जहाँ मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेमोरी की ज़रूरत है, अच्छी मेमोरी की। ब्रेनीवुड तो प्रोफेशन है जो बाद में सामने आता है। मैं एक स्टूडेंट था 2003 में, तब मैं कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था और उस टाइम पे मेरी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे समझ में बड़ा अच्छा आता था पर याद कुछ भी नहीं रहता था। मतलब कि मैं 2-2 घंटे तक पढ़ के जो क्वेश्चन आंसर्स पढ़ता था या कुछ याद करता था, ये लगता था कि यार इस बार ये एग्ज़ाम मुझे क्लियर करना है कैसे भी करके, लेकिन वो दिमाग में ठहरते ही नहीं थे। तो पहले मुझे लगता था कि शायद ये मेरे ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है, यानी कि मैं एक कमज़ोर दिमाग का इंसान हूँ। मेरे फ्रेंड्स थे वो मेरे से अच्छा याद करते थे, शायद वो रटते ज़्यादा थे और मुझे रटना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं ट्राई करता था समझूं और फिर वो याद कर पाऊँ, तो 2-3 रिवीजन करके देखता था कि अब तो हो जाएगा। पर जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में घुसता या फिर जैसे ही ट्राई करता सब गोल, तब मैं समझ गया कि इसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट होना चाहिए। फिर मुझे पहले तो ये लगा कि शायद मेरा दिमाग कमज़ोर है या कि मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, मैं तो एक भुलक्कड़ इंसान हूँ। लेकिन एक टाइम आया फिर जब मैंने ये पता किया कि भुलक्कड़ तो नहीं हूँ, बल्कि मुझे शायद अच्छी मेमोरी को ट्रेन करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने एक बात पे फोकस किया कि अगर मुझे क्वेश्चन आंसर याद नहीं रह रहे और मैं इससे मान लूँ कि मैं भुलक्कड़ हूँ, तो मुझे बाकी बातें कैसे याद है? मुझे 20 साल पुराने बचपन की बात कैसे याद है? हाँ, मुझे मेरी खुद की फेवरेट चीज़ें कैसे याद है? मुझे फिल्म स्टार्स के नाम कैसे याद है? तो फिर मैं समझ गया कि ये तो कुछ और गड़बड़ है। इसका मतलब हमें कुछ तो ज़िंदगी भर याद रह सकता है, भले उसको बिना पढ़ो, रिवाइजन मत करो, कुछ मत करो, और कुछ ऐसा है जिसको कितना ही रट लो तो भी याद नहीं रहता। तो प्रॉब्लम दिमाग में नहीं है, प्रॉब्लम उसके अंदर है जो याद हो नहीं पा रहा है। उस पर काम किया जाए। और फिर मैंने बुक्स पढ़ी इसके ऊपर कि अच्छी मेमोरी डेवलप कैसे होती है। तो उसमें एंड यही निकल के आया कि एक तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जैसे बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी हेल्थी हो जाती है। लोग बागों के मसल्स तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन जैसे वो जिम में जाके 1-2 साल बिताते हैं उनके मसल्स में चेंज आ जाता है, वो बड़े बॉडी बिल्डर नजर आते हैं। सेम ब्रेन के साथ भी है कि उसकी भी एक्सरसाइज की जा सकती है, उसकी भी वर्किंग को अच्छा बनाया जा सकता है। दूसरा, सब्जेक्ट के साथ जिसको आपको याद करना है उसका फॉर्मेट बदल दिया जाए। और इस तरह से मैंने ब्रेन ट्रेनिंग या मेमोरी ट्रेनिंग में इंटरेस्ट डेवलप किया। हैरी लॉरेन, डॉक्टर चौधरी और बहुत सारी बुक्स पढ़ी और फाइनली ये निकल करके आया कि मुझे तो ये सब्जेक्ट अच्छा लगा। एक टाइम बाद मैंने ना सिर्फ अपने मार्क्स को अच्छा किया, बल्कि ये डिसीजन लिया कि अब मैं कोई जॉब नहीं करूँगा या कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन तो मतलब फिर मेरा मन नहीं रहा, बल्कि मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उसकी रिसर्च में उतर गया और फिर एक टाइम बाद में इसको मैंने प्रोफेशन बना लिया। और एंड ये हुआ कि मैंने इसको 2003 में एक स्टूडेंट की तरह सीखा। 2006 में छोटे छोटे बच्चों को, अपने गरीब मोहल्ले के बच्चों को अपने घर बुला करके सिखाना शुरू किया, उनको डेमो दिखाने लगा। इसका डेमो ऐसा होता है कि देखकर लोग सरप्राइज करते हैं कि अरे ये कैसे हो सकता है, कराऊंगा डेमो। अच्छा तो फिर वो करने के बाद में फाइनली फिर उसके बाद में मैंने
इसको प्रोफेशनल, एक पहले तो कोचिंग सेंटर की तरह स्टार्ट किया था, मेमोरी ट्रेनिंग सेंटर, और एक टाइम बाद फिर इसकी कंपनी बना ली। और 2015 में मुझे नए पार्टनर्स मिले, बड़े इन्वेस्टर्स मिले, जिनके साथ मिलकर के हमने ब्रेनीवुड बनाया। दैट्स फैंटास्टिक सर। और सच बताऊं, जब आप ये चीज़ें बता रहे थे ना, तो मुझे ना बचपन की कुछ यादें आ गई कि यार सच में जब मैं 9th क्लास में था, जब मैं कोचिंग सेंटर में जब मैं पढ़ता था, और उस टाइम जब एग्ज़ाम होती थी, हमारी एग्ज़ाम होती थी, क्या कहते हैं उसको, मंथली टेस्ट होता था। तो जब मंथली टेस्ट होता था ना, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मतलब अच्छे मार्क्स लाते थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत बुरा मार्क्स लाते थे। मतलब हमारा जो टेस्ट होता था वो 50 नंबर का होता था, ठीक है। तो मेरा हमेशा से ऐसा रहा कि मैं हमेशा से कोचिंग सेंटर में मैं अच्छा किया हूँ, मतलब हमेशा मैं फर्स्ट या सेकंड आता था, प्राइज़ लेता ही लेता था। तो उस वक्त मैं ये चीज़ें सोचता था, एग्जैक्टली जो आप कह रहे थे, कि मैं सोचता था कि यार एक्चुअल में मैं क्यों ला रहा हूँ, और मेरे साथ जो बैठे हुए बंदे लोग, जो मेरे स्टूडेंट, जो मेरे साथ में मेरे फ्रेंड सर्कल में है, वो सब मार्क्स कम क्यों लाते हैं। तो सबसे बड़ा जो सवाल है ना सर, वो ये है कि ये क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन आया आपके जहन में उस वक्त जब आपने ये चीज़ें शुरू करी, और ये क्वेश्चन आने के बाद आपने यहाँ तक किया, तो कहीं ना कहीं ये जो सवाल है ना, यही है एक सॉल्यूशन जो आपने निकाला है सर। बहुत ही जैसे कि आपने कहा कि मैं अच्छे मार्क्स लाता था, पर मैं अब आपसे पूछूं कि जो क्वेश्चन आंसर्स आप पढ़कर अच्छे मार्क्स लाए थे, क्या वो अभी याद है आपको? नहीं सर, बहुत सारी चीज़ें मैं दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, कि That's आपने right. एक टेम्परेरी टाइम तक उनको याद रखा। Yeah. अब जो आप मार्क्स लेकर के आए थे, वो आपकी उस टेम्परेरी एग्जाम का, उस पर्टिकुलर मेहनत का नतीजा है, लेकिन वो आपके लिए अब यूजफुल नहीं है, वो आपकी लाइफ टाइम मेमोरी नहीं बना, वो आपके लिए एक फंक्शन में कन्वर्ट नहीं हुआ, स्किल कन्वर्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब यही तो प्रॉब्लम है, चाहे आप अच्छे मार्क्स लाए हो, चाहे कोई खराब लेकर आए हो, दोनों की सिचुएशन आज तो सेम है ना। आप दोनों को कुछ नहीं आता है, अभी कुछ याद नहीं है। वो याद क्यों रहता, उस पर काम करना जरूरी था। हाउ टू रिमेंबर परमानेंटली। मैंने ये सवाल 1000 टीचर्स से पूछा, कोई आंसर नहीं दे पाए। हजारों बच्चों को मैंने क्वेश्चन दिया कि जाके टीचर से पूछो, वो अपना आंसर नहीं दे पाए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया, आप बच्चों को बोलते जाओ घर बैठ के पढ़ाई करो, याद करो, अच्छी तैयारी करो, और बच्चा एक सवाल पूछ ले अपने पेरेंट्स से या टीचर से, सर हाउ टू रिमेंबर परमानेंटली, हमेशा के लिए कैसे याद रखते हैं, वो बता दो ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं। सामने से जवाब आएगा, यार हमेशा के लिए कौन याद करता भाई, अभी एग्जाम दे, नंबर लाना बस, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। यही तो ऑब्जेक्टिव ही गलत हो गया ना। यही गलत हो जाता है। आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए कार चलाना सीखते हो, या कार चलाना इसलिए सीखते हो कि कार चलानी है आपको। ड्राइविंग लाइसेंस तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है। अगर कल को गवर्नमेंट ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना बंद कर दे, तो क्या आप कार सीखना बंद कर दोगे, कार चलाना बंद कर दोगे? तो एग्जाम नहीं होंगे तो क्या नॉलेज नहीं लेनी है, क्या लर्निंग नहीं करनी है क्या? तो एग्जाम तो लर्निंग का एक चेक है, एक तरह का डिप्स्टिक चेक है कि ठीक है आपकी लर्निंग हुई कि नहीं हुई, राइट? माइंड चेक कह सकते हैं। वो एक फोकस एरिया नहीं है, है कि नहीं? वो तो फोकस अब बन गया है फैशन में, ट्रेंड में, और इसको आयरनी मानेंगे कि हम नॉलेज और लर्निंग की बजाय मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं बच्चे, और इसी वजह से स्ट्रेस में है बच्चे। सर, ये जो प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, कि जैसे आपने कहा थोड़ी देर पहले कि आप जो बचपन में पढ़े हैं, क्या वो अभी याद है? तो ये जो प्रॉब्लम है सर, जैसे कोई भी प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है तो उसकी जड़ क्या है सर? वो मैं जड़ जानना चाहूँगा कि ये जड़ आखिर क्रिएट हो कैसे रहा है? क्योंकि वो आपने सीखा नहीं है, आपको सिखाया नहीं हमें। यस, सिखाया नहीं और आपने सीखा नहीं। पढ़ाई की गाड़ी के 4 पहिए होते हैं। मतलब कि जब आप लर्निंग लेते हैं तो उसके 4 पिलर्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग और रिकलेक्शन। पढ़ना, लिखना, समझना और याद रख पाना। उनमें से पढ़ना सिखाया जाता है, इसलिए आपको आज तक पढ़ना आता है। आपने फर्स्ट सेकंड नर्सरी में कभी पढ़ना सीखा था, अब आप उसका रिवीजन नहीं करते हो, आपको आता है वो, ये वो आपका स्किल है। लिखना आपको आता है, समझना आपको आता है, आप इनको नहीं भूले हो। लेकिन जो कुछ भी आपने याद किया था वो भूले हो, क्योंकि आपको याद करना नहीं सिखाया था। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यस, हमें किसी ने नहीं सिखाया। तो आपकी गाड़ी जो है उसमें एक टायर पंचर है, और उस पंचर में दोहराने की हवा भर दी जाती है, और दोहरा के वो हवा भरते हो, जब हवा निकलती तो फिर भूल जाते हैं, फिर से हवा भर देते। तो ये रट्टा मारना जो है, ये उस पंचर का इलाज करना नहीं हुआ, बल्कि पंचर टायर में हवा भरने जैसा हुआ। अगर आप उस पंचर को ट्रीट कर दोगे तो उसमें जो हवा वो ठहर जाएगी और वो गाड़ी तेज चलेगी। तो ये प्रॉब्लम है सबके साथ, चाहे वो बचपन में फर्स्ट आया हो और चाहे वो बचपन में लास्ट आया हो। जब उसके पास अभी भी वो मेमोरी है ही नहीं ब्रेन में, तो फिर उसने जो किया वो टेम्परेरी था। तो अभी मेरा मकसद ये है कि जो चौथा डायमेंशन है, हाउ टू रिकलेक्ट परमानेंटली, हाउ टू रिमेंबर परमानेंटली, इसकी साइंस को, इसकी टेक्निक्स को ट्रेन करना हर बच्चे और हर टीचर को बहुत ज़रूरी है सर।
बेसिकली क्या है तो ब्रेन को ट्रेन करना है ना, तो इसलिए आपने वो पूरी जो सिस्टम है उसको आपने ब्रेन साइंस कह दिया ना, ब्रेन साइंस है ना। तो व्हाट इज़ ब्रेन साइंस, अगर इसको डिटेल में समझना चाहें कि आसान भाषा में और बहुत डिटेल में समझना चाहें कि व्हाट इज़ ब्रेन साइंस, क्या है ब्रेन साइंस? इसके नाम के अंदर ही है ब्रेन साइंस, यानी ब्रेन का साइंस, ब्रेन को ट्रेन करने का साइंस। थोड़ा अगर डिटेल में जाना चाहें। हाँ, डिटेल में जाते हैं ना। अगर आप अपनी हैबिट्स को ट्रेन करते हैं, अच्छी हैबिट्स को, तो आपकी लाइफ बेटर होती है। अपनी फूड को ट्रेन करते हैं कि मैं ये वाला फूड खाऊंगा और ये वाला फूड नहीं खाऊंगा, उसको डिसिप्लिन करते हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी होती है। अगर आप अपनी थॉट्स को ट्रेन करते हैं कि मैं पॉजिटिव रहूंगा तो आपकी लाइफ बेटर होती है। ऐसे ही आपकी ब्रेन फंक्शन को, आपकी मेमोरी को, आपके सोचने के तरीके को ट्रेन करना। साइंस इसमें एक वर्ड है। साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब होता है समय और एफर्ट्स को कम करने वाली चीज। कम करने वाली एग्जाम्पल के तौर पर, आप अभी दिल्ली से आए, अगर आप 100 किलोमीटर मान लो, दिल्ली से ये मान लो 80 किलोमीटर है जहाँ से आप आए हैं, या 100 किलोमीटर मान लेते हैं, उसको कवर करने के 2 तरीके हैं। आप पैदल भी आ सकते हैं और कार से भी आ सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन पैदल नॉन साइंटिफिक है और कार साइंटिफिक है। पैदल आएंगे तो 2 दिन लगेंगे आपको, और कार से आए तो 2 घंटे लगे आपको। उड़ करके आएंगे तो और ज्यादा साइंस को यूज किया तो फिर और कम टाइम लगा। जहां पर आपकी साइंस ज्यादा बेटर यूज हो रही है, ज्यादा साइंस यूज हो रही है, जहां ज्यादा स्पीड बढ़ रही है, राइट। तो साइंस आपकी लाइफ में जब यूज हो रही है तो समय बचा रही है, आपकी साइंस लाइफ में यूज हो रही है तो आपके एफर्ट्स बचा रही है। उसी तरह से लर्निंग और ब्रेन से रिलेटेड वर्क के लिए जो साइंस यूज होता है, जो ब्रेन की कैपेसिटी को, ब्रेन के फंक्शन को और मेमोरी को फास्ट करता है, अच्छा करता है, उसको ब्रेन साइंस कहते हैं। यानी कि आप अपने ब्रेन को देखो, एक होता है न्यूरोलॉजिस्ट, जो ब्रेन की एनाटॉमी को समझता है, जो ब्रेन का हार्डवेयर समझता है, जो ब्रेन का इलाज करता है ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम्स का। एक होता है साइकोलॉजिस्ट, जो आपकी थिंकिंग को, थॉट प्रोसेस को, आपके बिहेवियर पैटर्न को समझता है, और जो आपके ब्रेन को ट्रेनिंग देता है, जो आपके थॉट्स को ट्रेनिंग देता है, जो आपके ब्रेन के फंक्शंस को ट्रेनिंग देता है, वो होता है ब्रेन साइंस। यानी कि आपके ब्रेन को ट्रेन करने वाला साइंस, जिसके अंदर एक ऐसा विज्ञान है जो आपकी लर्निंग को फास्ट कर देता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। ओके सर, इस पॉडकास्ट के अंदर कुछ डेमो हो जाए। हाँ, कुछ डेमो हो जाए और कुछ ऐसा कि ऑडियंस को देख करके बहुत मज़ा आ जाए, और कुछ प्रैक्टिकल, मतलब इसी वक्त अगर हम कुछ करना चाहें तो। ठीक है। आपको पता है एनवायरनमेंट की, हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसकी 5 लेयर होती है। पढ़ा होगा आपने बचपन में? याद नहीं है। बताओ क्या क्या थी? पढ़ा होगा, कुछ भी याद है उसमें से? बहुत सारी चीज़ें याद नहीं याद राइट। आपको क्यों याद नहीं है? लर्निंग के 2 प्रिंसिपल होते हैं। विजुअलाइज करना, हमें सबसे ज़्यादा वो याद होता है जो हमें दिखाई देता है, और दूसरा प्रिंसिपल होता है इसके अंदर, उसको एसोसिएट करना। आपको मैं याद दिलाऊंगा तो नाम याद आ जाएंगे आपको, जैसे कि क्षोभ मंडल याद आ जाएंगे आपको, या फिर स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर याद आ जाएगा, लेकिन आपको अभी पूरा प्रॉपरली याद क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उसको किसी चीज से एसोसिएट नहीं किया है ना। तो मैं आपको आज याद दिलाऊंगा, और मुझे यकीन है आपको जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि आज मैं जिस तरह से आपको उसको पढ़ाऊंगा वो स्कूल की तरह नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि एक टेक्निक को यूज करके पढ़ाऊंगा। ओके चलिए, अब अपनी लाइफ में 3 चीजें हमारे ब्रेन को बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। एक तो रिडिकुलस, अजीबोगरीब हो, हास्यास्पद हो, अटपटी हो। जैसे मूवीज में जो बाहुबली मूवी है वो रिडिकुलस थी, उसमें ऐसी अद्भुत चीजें थी। बच्चों को वीडियो गेम में कार्टून पसंद होते हैं क्योंकि वो रिडिकुलस होते हैं। तो एक फैक्टर तो ये हो गया जिसमें अजीब हो, अटके हो, थोड़ा डिफरेंट। दूसरा आता है एसोसिएट, जोड़ना, और तीसरा आता है विजुअल, वो दिखना चाहिए। तो ये 3 बातों पर अपन जोड़ देते हैं। मैं छोटी सी बात आपसे, आपको याद नहीं करना है। क्या नहीं करना है? याद नहीं करना, बल्कि आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो हम याद करते हैं वो याद नहीं रहता, जो हमें याद होता है वो याद रहता है। मूवी हम याद करते हैं, याद होती है? बताइए। याद हो जाती है वो देखने के बाद, तो याद रहती भी है। पढ़ाई हम याद करते हैं इसलिए वो याद रहती नहीं रहती है। समझ में आई बात? हाँ, राइट। मान लीजिए आपके हाथ में अभी एक ट्रॉफी है, आप कोई बहुत बड़ा कंपटीशन जीत के आए हो यूट्यूबर्स के बीच में, तो एक ट्रॉफी है आपके पास। ठीक है। उस ट्रॉफी को आपने ओपन किया तो अंदर से स्ट्रॉ निकला, एक बड़ा सा स्ट्रॉ। वो जूस फूस पीने का स्ट्रॉ होता है ना, वो स्ट्रॉ लेकर के आपने माजा की बोतल में लगा दिया कि माजा पीते हैं यार, बड़ा थक के आए हैं। लेकिन आपको लगा यार ये माजा ऐसे तो
ठंडी वंडी हो जाएगी, मतलब गर्म हो जाएगी, थोड़ा टेम्परेचर सही रहेगा, नहीं तो बेटर है इसको एक काम करते थर्मस में डाल देते हैं, फिर अभी थोड़ी पी लेंगे, बाद में थोड़ी पी लेंगे। तो आपने माजा लेके पलट दी थर्मस में, बाजार में आता थर्मस वो जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, और उसके बाद आप इस रूम से एग्जिट कर गए, जहां लिखा हुआ था एग्जिट वहां से एग्जिट मार गए आप। अब आप अपने पीते हुए जा रहे हैं। अब जो मैंने बोला आप दोबारा बताइए मुझे, सबसे पहले आपके हाथ में क्या था? ट्रॉफी। ट्रॉफी के अंदर क्या था? जूस, माजा। नहीं, ट्रॉफी के अंदर स्ट्रॉ था। स्ट्रॉ था। स्ट्रॉ को आपने क्या क्या पीने के लिए यूज किया? माजा। माजा को आपने किस में खाली कर दिया? थर्मस में डाल और थर्मस लेकर आपने क्या किया? एग्जिट हो गए। एग्जिट हो गए। 5 एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं जिनका नाम है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। हो गया। इस टॉपिक में स्फेयर कॉमन है, वो हटा दिया। साइंस कैसे काम करती है, हाँ। जो कॉमन पहले सिंप्लीफाई करते हैं, स्फेयर याद नहीं करना है। बच्चे बेचारे कॉमा, फुल स्टॉप, खड़ी पाई सब याद करते हैं, उस टाइम वेस्ट करते हैं अपना। स्फेयर हटा दिया, अब रह गया आपका ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, थर्मो, एक्सो। हम ब्रेन को इंडिकेशन देंगे कि जो चीज हमें नहीं दिख रही है वो हमें याद भी नहीं करनी, जो डिफिकल्ट लग रहा है वो याद मत करो। ब्रेन को बोलो इससे मिलता जुलता कुछ रिडिकुलस दो मुझे, जो मेरी डेली लाइफ का पार्ट हो। तो मैंने ट्रोपो भेजा ब्रेन के पास, ब्रेन ने ट्रॉफी दे दिया मुझे। ट्रॉफी दे दी। तो ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपो, ट्रॉफी, ट्रॉफी, या स्ट्रेटो, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ, मेसो, माजा, माजा, थर्मो, थर्मस, और एक्सो, एग्जिट। तो अब आपको जब ये याद है, सबसे पहले ट्रॉफी थी तो ट्रोपोस्फेयर, फिर क्या था उसमें? ये स्ट्रॉ, तो स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद माजा, तो मेसोस्फेयर, उसके बाद थर्मस, तो थर्मोस्फेयर, और बाद में एग्जिट। तो एक्सोस्फेयर। क्या आप इसे भूल सकते हो? नहीं, जब भी आप जिंदगी में माजा पियोगे क्या कहानी याद होगी, ये स्टोरी याद होगी, डेफिनेटली। इंसिडेंट हमारी जिंदगी की सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी है, इंसिडेंट मेमोरी। आपको 25 साल, 20 साल, 15 साल पुरानी कोई बात याद है ना, वो एक इंसिडेंट है। कोई क्वेश्चन याद नहीं होगा आपको, ओके। इंसिडेंट जिसके अंदर एक घटनाक्रम होता है। घटनाक्रम एग्जैक्टली। जब मैं पहली बार नालनी मैम से मिला था ऑफिस में, रोहिणी में, तो उन्होंने भी मुझे एक स्टोरी सुनाई थी। एग्जैक्टली वो मुझे वो भी याद है, मतलब ऐसे कुछ था। उन्होंने बताया था कि इस तरीके से चीज़ें हमारी होती हैं। मैं पूछा क्या है ब्रेनीवुड, क्या है वगैरह वगैरह, तो उन्होंने मुझे बताया, तो वो मुझे याद है एग्जैक्टली। तो एक बच्चे के क्वेश्चंस को अपने एक मेथड लगाया, इस मेथड को बोलते हैं एसोसिएशन। एसोसिएट कर लिया और साथ में विजुअल कर लिया, तो उसको याद हो गया, ये चीज़ें याद हो गई। एक और जो बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग याद करने की कोशिश करते हैं, वो है मोबाइल नंबर। भूल जाते हैं और फिर पहले याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं 1 महीने के बाद। अब जो बहुत क्लोज है, पापा की, मम्मी की, भाई बहन, वो तो याद रहता है, लेकिन जो दूर के नंबर्स होते हैं हम याद करते हैं, लेकिन पता चला फ़ोन खो गया। अब कहाँ से लाएं नंबर, कहाँ से मांगे नंबर, तो कैसे याद करें कि वो नंबर याद हो? मैं आपको थोड़ा और एनहांस करूंगा। आजकल मोबाइल नंबर तो वैसे याद रखने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि फोन में सेव हो जाता है, अपने ऑनलाइन अपने जो ईमेल पे सेव हो जाता है। लेकिन जो पासवर्ड्स होते हैं बैंक के, इनके वो याद रखने पड़ते हैं, तो उसकी भी हेल्प ले सकते हो आप। पहली बात तो देखो क्या है, मोबाइल नंबर आप वही क्यों भूल रहे हैं किसी दूसरे आदमी का, खुद का या अपने घर वालों का क्यों नहीं भूल रहे हैं? तो पहले आपको समझना पड़ेगा भूलते क्या चीज हो। ये जरूरी नहीं मोबाइल नंबर, ये नाम भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है, राइट? ये कुछ भी हो सकता है, कोई वर्ड भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कोई डायग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप भूलते क्या हो? आपका ब्रेन जब मेमोरी रिसीव करता है तो वो 5 बातें चेक करता है उस मेमोरी में। यानी जब ब्रेन इंफॉर्मेशन रिसीव करता है तो 5 बातें चेक करता है, और वो 5 बातें ब्रेन को मिलती है तो वो ब्रेन को इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और परमानेंट लगता है, और उसको ब्रेन जरूर सही जगह पर रखता है, कभी खोने नहीं देगा उसको। और वो 5 बातें उसको नहीं मिलती है तो वो उसको टेम्परेरी बना देता है। भले ही वो किताबों में इंपॉर्टेंट हो, पढ़ाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ब्रेन के लिए नहीं है। ब्रेन के लिए तो वो 5 बातें होनी चाहिए। वो 5 बातें कौन सी है? इंटरेस्ट, इमोशन, विजुअल, एसोसिएशन और क्रिएटिविटी। यानी कि जिन चीजों में आपका इंटरेस्ट है वो आपको याद रहेगी। आपको आपके फेवरेट फिल्म स्टार का बर्थडे याद रहेगा, आपका इंटरेस्ट है। आपको क्रिकेटर्स के नाम याद रहेंगे, जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है उसको नेताओं के नाम याद रहेंगे, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है उसको उसकी बातें याद है, राइट? तो पहली चीज ये। दूसरा आता है इमोशन। आपको अपने अलावा जिसका भी फोन नंबर याद है वो वही है जिसके साथ आपका इमोशनल कनेक्ट है। तो मम्मी का, पापा का, फ्रेंड का, इनका नंबर इसलिए याद होता है क्योंकि इमोशनल बॉन्डिंग है। आपने इमोशंस पर असर डाला कि ये जरूरी है, ब्रेन को फील हो रहा है वो चीज, तो ब्रेन उसको याद रख रहा है, राइट? इन्फॉर्मेशन। हाँ, जैसे खुद का बर्थ डेट है, फ्रेंड का बर्थ डेट है, अपने बच्चे का बर्थ डेट है, वो इमोशनली कनेक्टेड है उसके साथ, इसलिए वो याद रहेगा, राइट? मतलब कहें तो कहीं ना कहीं हम ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि
इसको याद रखना ये बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रेन का इमोशन बदल रहा है, ये तो मेरा बच्चा है, इसका नाम थोड़ी भूल सकता हूँ, ये इमोशनल कनेक्शन है उसके साथ। जिसके साथ आपका इमोशनल बॉन्ड है वो चीज़ निर्जीव हो, सजीव हो, लाइव लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, याद रहेगी। अब तीसरा आता है इसमें एसोसिएशन, तीसरा आता है विजुअल। जो चीज़ हम आंखों से देखते हैं वो हमें याद रहती है, राइट। आप किसी से मिलते हो तो बोलते हो आपको कोई देखा है पर नाम याद नहीं आ रहा, नाम याद नहीं आ तो चेहरा देखा इसलिए याद आ गया, नाम सुना था इसलिए याद नहीं आ रहा। नहीं आपकी विजुअल मेमोरी सबसे पावरफुल मेमोरी है, और विजुअल होते हुए भी चीजें टाइम पर याद तब आएगी जब वो एसोसिएट करेगी। तो चौथा फैक्टर है एसोसिएशन। जैसे घर में आपने सुना होगा, पेन खो गया, चाबी खो गई, किताब खो गई, रुमाल नहीं मिल रहा, टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा, चेकबुक कहाँ रख दी, स्केच पेन एक बार लाए थे दूसरी बार लाने पड़ रहे हैं, या जो हमारी क्या आधार कार्ड कहाँ रखा हुआ है, इस तरह की चीजें खोती रहती है। पर कभी सुना आपने? इस पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा, मतलब मैं चाहूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि कैसे चीज़ों को याद रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया, फ़ोन खो गया, रुमाल खो गया वगैरह वगैरह। तो मेरे साथ ये इंसिडेंस होता रहता है। एक इंसिडेंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं काम करता हूँ, ठीक है, अपने रूम में मैं काम करता था, और कभी कभी गलती से क्या होता था, लाइट ऑन हो गया, लाइट ऑन मैंने छोड़ दिया, पंखे मैंने छोड़ दिए, और जब मैं बाहर निकलता था तो मम्मी बोलती थी कि बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। तो हालांकि भरते तो पापा ही थे, बोलना है तो सही कह रहे हो आप। लेकिन मैं उसको याद कैसे रखूं? आप मुझे बताओ, ये अभी बताओ मुझे। तो पहले उसको कंप्लीट कर लेता हूँ, हाँ, क्योंकि वो बेसिक प्रिंसिपल है, आपके व्यूअर्स देख रहे हैं तो उनके काम आने वाला, लिख भी रहे होंगे। बताइए, हाँ बताइए। तो एसोसिएशन क्या है? जैसे मैंने कहा पेन खो गया, चाबी खो गई, लेकिन कभी आपने सुना टमाटर खो गए, नींबू नहीं मिल रहे? तो वो क्यों नहीं खो रहे? क्योंकि उनको रखने की एक जगह है, फ्रिज। तो जिस चीज को घर में रखने की जगह है उसको बोलते हैं लॉजिकली, साइंस की लैंग्वेज में, एसोसिएशन। जो किसी से जुड़ा है वो नहीं खोएगा। जैसे कि बर्तन किचन में मिलेंगे, कपड़े अलमारी में मिलेंगे, जूते शू रैक में, सब्जियां फ्रिज में। जो चीजें आप घर में कहीं भी रखोगे विदाउट एसोसिएशन वो खोएगी, चाहे वो एक चाबी हो, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो। अब ये जो आपने बात करी कि मैं लाइट वगैरह भूल जाता हूं जला करके या कुछ, ये एब्सेंट माइंडनेस मल्टीटास्किंग की वजह से है, तो उसके ऊपर अपन वापस आएंगे। पांचवा फैक्टर आता है, वो आता है क्रिएटिविटी, जिसमें आपकी खुद की क्रिएटिविटी, आप कुछ बनाते हो। बड़े बड़े शायरों को अपनी सारी शायरियां याद रहती है, वो क्रिएटिविटी का खेल है कि उन्होंने खुद क्रिएट किया है, वो याद रहता है। जिस बात में ये पांचों बातें होंगी, दिमाग उसको याद रखेगा, उसको परमानेंट मेमोरी बनाएगा। पढ़ाई की प्रॉब्लम क्या है? पढ़ाई ना तो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगती है, ना कोई इमोशनल कनेक्शन है, ना पढ़ाई में एसोसिएशन का प्रिंसिपल कैसे यूज करे आता है, ना पढ़ाई विजुअल होती है, टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है, और ना पढ़ाई में अपनी वो क्रिएटिविटी यूज करते हैं जो वीडियो गेम वगैरह में करते हैं। तो इस वजह से वो पढ़ाई उनके लिए नॉन एसोसिएटिव हो जाती है और वो याद रहती नहीं है। ऐसे ही जैसे आपका पासवर्ड है, आपको लगता है कि बैंक का मेरा पासवर्ड है, यार मेरा बैंक है, उसका एक पासवर्ड है। मैं टिप्स देता हूं आपको, आपके काम आया कुछ याद रखने में, और मोबाइल नंबर भी इसके बहाने से आप सीख जाएंगे। हमारा ब्रेन नंबर्स को, लेटर्स को, एब्स्ट्रैक्ट चीजों को आसानी से याद नहीं रखता। जिसमें आपका लेफ्ट ब्रेन मीनिंग और राइट ब्रेन कोई विजुअल पिक्चर बनाएगा, उसको ब्रेन याद रखता है। विजुअलाइजेशन एंड एसोसिएशन। जैसे कि आपका जो पासवर्ड है वो आप सुन पा रहे हो और वो नंबर फॉर्मेट में, पर उसको आप विजुअल नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपको याद भी नहीं हो रहा वो, राइट। मैं कैसे करता हूं, मान लो बैंक का नाम है XYZ, तो मैं पासवर्ड रखूंगा XYZ 4928, ठीक है, ये मेरा पासवर्ड हो गया, बैंक और ये, ठीक है। अब मुझे इसको याद रखना है, तो बैंक का नाम तो मुझे, चूंकि वो वेबसाइट ही खोल रहा हूं, तो बैंक का नाम तो कॉमन सेंस से मैंने याद रख रखा है। 4928 मैं कैसे याद रखूंगा? मैं इस नंबर को लेटर में कन्वर्ट करूंगा और लेटर से वर्ड बना लूंगा। जैसे कि 49, तो 4 मेरे लिए R है, 9 मेरे लिए P है, रोप, RP, रोप बना लिया मैंने। 28, 2 मेरे लिए N है, 8 मेरे लिए V है। ये क्यों है? इसको फोनेटिक मेथड बोलते हैं। इसके अंदर हमने सारे ही नंबर्स के लिए कोई ना कोई लेटर बना रखा है, तो उससे हम वर्ड बना लेते हैं, क्योंकि वर्ड्स की पिक्चर दिखती है। तो जैसे कि ये हो गया रोप और नाव या नेवी, तो मैं देखूंगा कि बैंक, जो बैंक है उसके अंदर मेरा पैसा एक नाव में रखा है, रोप से बांध रखा है उसको अच्छे से। तो ना बैंक के अंदर रोप से बंधा हुआ है, वो एक हिस्सा मेरे हाथ में, दूसरा नाव के अंदर है, उसमें पैसा। अभी हमेशा मुझे याद रहेगा, जब मैं ओपन करूंगा क्या पासवर्ड था, बैंक में रोप नाव 4928, याद रहेगा। अब ऐसे ही आप मोबाइल नंबर की बात करते हो, मान लो आपका मोबाइल नंबर है, अब आपके मोबाइल नंबर के अंदर जो भी नंबर है उसमें से पहले 5 डिजिट तो कंपनी को बताते हैं, जैसे 98280 या 98290 एयरटेल है तो कंपनी ले सकते हैं हम सीधा। लास्ट के 5 डिजिट है उनको ऐसे ही लेटर से बदल सकते हैं। जैसे आपका नंबर क्या है बताइए? पब्लिकली मैं नहीं बता सकता ना। अच्छा ठीक है, अपन एक फॉल्स नंबर ले लेते हैं। जैसे कि 982990 9829049484
1, ठीक है। तो 98290, अब मान लो ये वो है अपना एयरटेल है, तो एयरटेल दिख रहा है सीधा का सीधा, हाँ, ठीक है। 982 अब बचे हुए 5 जो हैं, 49 रोप, 48, देखो मेरे लिए 4 क्या है, आर है, 9 क्या है, पी है, दूसरा 4 वापस आर, और 8 मेरे लिए वी है। तो ओके 49 रोप और 48 रवा डोसा या राव ले सकता हूं, है ना, और 1, तो 1 मेरे लिए क्या है, मेरे लिए टी है। तो मैं इसको इमेजिन करूंगा कि मेरा जो फोन है उस एयरटेल का है, एयरटेल का कनेक्शन है, या जिसका भी फोन है मैं उसको ऐसे इमेजिन करूंगा कि ये बंदा जो है, इसका फोन एयरटेल का, ये एयरटेल से आया है और इसको मैंने रस्सी से बांध रखा है, रोप, राइट, ये रवा डोसा खा रहा है और साथ में टी पी रहा है, राइट। तो अब ये, और ये जो सब कुछ जो कर रहा है वो उसके फोन में मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से मैं कुछ एसोसिएशन बना लूंगा। अब जब भी वो मेरे सामने आएगा तो मुझे याद रहेगा कि 98290, और इसमें रोप था तो 49, रवा था तो 48, और टी पी रहा था तो 1, तो ये 49481 आ जाएगा इसका। मतलब हर इंसान चाहे तो अपने हिसाब से कुछ विजुअल्स क्रिएट कर सकता है, कर सकता है, लेकिन देखो ये जैसे कि योगा आपको अच्छा लगता है पर सीखना पड़ता है, आपको एक्सरसाइज अच्छी लगती है पर एक्सरसाइज सीखनी पड़ती है, आपको फ्रेंच या इंग्लिश सीखनी तो सीखनी पड़ती है, उसी तरह से ब्रेन साइंस सीखनी पड़ती है पहले, ऐसे खुद से नहीं बन सकती। इसके टेक्निक्स हैं, ये जो टेक्निक है इसका नाम है प्रॉपर फोनिक टेक्निक, जिससे आप नंबर्स को ऐसे पिक्चर में बदल सकते हो। ओके सर, ओके ओके ग्रेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिक्स एंड टेक्निक? लोग बाग मुझे कहते हैं सर कोई ट्रिक बताओ, आप इतने सारे नंबर याद कर लेते हो, मैं इतने सारे फोन नंबर याद कर लेते हो, बर्थ डेट्स याद कर लेते हो, क्या ट्रिक है उसका? मैं ये कहता हूँ कि देखो ट्रिक जो होती है ना, ट्रिक मत सीखो कभी भी, ट्रिक एक शॉर्टकट है, हमेशा टेक्निक सीखो, डिफरेंस है इसमें। ट्रिक मैनिपुलेटिव होती है, ट्रिक एक फॉल्स है, जब आप कुछ छुपाते हो वो ट्रिक है, और जब आप कुछ छुपा ही नहीं सकते हो, पूरा ही सिखाना पड़ेगा, उसे टेक्निक कहते हैं। टेक्निक कहते जैसे आप कार चलाना सिखाते हो तो टेक्निक है उसकी, है वो ट्रिक नहीं है। ट्रिक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो एक जादूगर है, वो कहता है ये लड़की हवा में उड़ेगी, हमें पता है वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा वो रियल में नहीं उड़ेगी, ये हम जानते हैं, हम जानते हैं। राइट। हाँ। वरना अगर वो ऐसा कर सकता तो मेरे कमरे में आके मेरे पापा को भी उड़ा के दिखा, राइट। तो वो उस स्टेज पर ही कर पाएगा क्योंकि वो ट्रिक है, उसमें वो कुछ दिखा रहा है, कुछ छुपा रहा है, राइट। तो मैजिक ट्रिक है, तो वो झूठ बोल रहा है। लेकिन एक साइंटिस्ट कहता है ये रॉकेट अभी हवा में उड़ेगा, आप बताओ वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? सच बोल रहा है। यस, 10 तक की गिनती गिनेगा उड़ेगा, उसमें प्रिंसिपल यूज हो रहा है, टेक्निक है, साइंस है उसके अंदर। तो कभी भी लाइफ में ट्रिक्स के पीछे मत भागो, शॉर्ट ट्रिक्स के, हमेशा राइट टेक्निक के पीछे जाना चाहिए। अच्छा, ओके ओके। एक सवाल है सर, वो ये है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है या फिर हाउस वाइफ है, कोई भी इंसान इस दुनिया का, उसके लिए ब्रेन साइंस की इम्पोर्टेंस क्या है और क्या यूज है, क्या कितना ज़रूरी है और क्यों? कोई भी इंसान जिसके पास दिमाग है और वो बेहतर याद रखना चाहता है, वो पॉजिटिव रहना चाहता है, वो अपने दिमाग को फास्ट और अच्छा यूज करना चाहता है, उसको ब्रेन साइंस सीखना चाहिए, राइट। बिना ब्रेन के अगर एक इंसान का दिमाग कमजोर है तो उसके सारे एक्शन कमजोर मिलेंगे आपको। हम कई लोगों से बचते हैं कि यार ये पागल है, क्यों? बॉडी से कुछ नहीं है, वो उसका ब्रेन सही काम नहीं कर रहा। एक आदमी हट्टा कट्टा होते हुए भी 2 वक्त की भीख मांग रहा है क्योंकि वो उसका ब्रेन यूज नहीं कर पा रहा कि मैं कहां से अपना काम करूं। और स्टीफन हॉकिंस जैसा साइंटिस्ट जिसकी पूरी बॉडी पैरालिटिक थी, वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है बिकॉज वो ब्रेन सही काम कर रहा है, वरना तो बोल तक नहीं पाते थे, बोल तक नहीं, राइट। तो दिस इज ब्रेन। तो ब्रेन जिसके पास है और जिसको ब्रेन अच्छा यूज करना है उसे ब्रेन साइंस सीखना पड़ेगा। जैसे आपको बॉडी अच्छी करनी है तो आपको डाइट अच्छा करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मॉर्निंग वॉक करनी पड़ेगी। उसी तरह से आपको ब्रेन अच्छा करना है तो ब्रेन का साइंस और ब्रेन की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपने कहा कि प्रोफेशनल के लिए कि सबके लिए अपना अपना है। हाउस वाइफ के काम क्या है दिन भर के, वो एक बार लिस्ट बना ले और फिर वो ब्रेन साइंस को यूज करे। जैसे कि वो कुछ भूल जाती है तो उसका टेक्निक है, वो नहीं भूलेगी, एसोसिएट करेगी तो नहीं भूलेगी। एक बुजुर्ग आदमी है, वो कई बातें भूल जाता है, अपने पुराने लोगों के नाम भूल जाता है, फोन नंबर भूल जाता है, अपना कहाँ चेकबुक रखी उसने। उसकी लाइफ में अलग चैलेंजेस हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, उसको आसानी से चीजें याद नहीं रहती। उसने सुबह कुछ मेडिसिन ली थी, वो शाम को याद नहीं रहता कि मैंने ली थी क्या वो मेडिसिन। इसका टेक्निक है जिसकी मदद से वो अपने आप को ट्रेन कर सकता है कि मेरी इन बातों को मैं याद रखूंगा। तो ये पहले सिस्टमेटिकली होगी, पहले तो क्या रखना है,
करना क्या, ये अपने आप नहीं होगा कि कोई जादू कर दिया और वो ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ गई, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आपको जिम में शोल्डर बनाना तो उसका एक एक्सरसाइज है, बाइसेप्स बनाना तो उसका एक एक्सरसाइज है, काफ बनाना तो उसका एक एक्सरसाइज है। उसी तरह से आपको आपके लिए क्या याद रखना है और ब्रेन को आपको बेटर कहाँ यूज करना है, उसके अपने टेक्निक के अपने एक्सरसाइज है। पॉजिटिव रहना है तो पॉजिटिविटी का एक्सरसाइज है, आपको ब्रेन को कूल रखना है तो मेडिटेशन है, और इसी तरह से आपको दिन भर की बातें याद रखनी है, किसी का नाम है तो कोई काम है तो कोई फोन नंबर है या पढ़ाई के क्वेश्चन आंसर से, सबके अपने अपने टेक्निक होता है। ओके सर, एक मुझे आपकी टीम से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कुछ कहा था कि आपका एक इंसिडेंस है जिसमें आपने एक डॉक्टर को मोटिवेशनल सेमिनार में ले गए थे, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या थी वो? एक बार क्या हुआ, देखो मैं साइंस ऑफ रिकलेक्शन पे बात करता हूँ। हाँ। रिकलेक्शन यानी कि टाइम पर याद आना। बच्चे एग्जाम में भूलते हैं और एग्जाम के हॉल से बाहर निकलते ही वापस याद आ जाता है। इसका मतलब उनकी प्रॉब्लम याद करना थी ही नहीं, वो उस वक्त उनको याद नहीं आया। आप पासवर्ड डालना चाहते हैं एटीएम का, आपको याद नहीं आ रहा, और थोड़ी देर बाद आपको घर आते ही आपको पासवर्ड याद आ रहा, याद आ गया। आप किसी से मिल रहे हो, उस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, जब वो चला गया तब ध्यान आया अरे तो राजेंद्र जी थे। अच्छा। तो ये जो है ना कि उस वक्त जब जरूरत पड़ रही है तब याद नहीं आ रहा, इसको लैक ऑफ रिकलेक्शन कहते हैं। और यही प्रॉब्लम है, लैक ऑफ रिकलेक्शन। इसको ठीक करना है बस खाली, कि टाइम पर याद कैसे आए, और टाइम पर याद ना आना खतरनाक भी होता है। मेरे एक फ्रेंड है, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मित्तल साहब को मैंने कई बार देखा कि वो बड़े पॉजिटिव रहते थे पहले, और जब मेरे से मिलते थे या हमें व्हाट्सएप भेजते थे, हमेशा पॉजिटिव सॉन्ग, पॉजिटिव मोटिवेशन कोट और कोई ना कोई अच्छी बात, कोई बढ़िया पहाड़ वहाड़ कुछ भेजते थे। थोड़े दिन एक टाइम ऐसा आया जब वो नेगेटिव हो गया काफी। हमें कैसे मालूम पड़ा, सुबह पहले हम उठते थे तो सुखविंदर का गाना आता था, है कि नहीं, बड़ा अच्छे अच्छे चक दे इंडिया और ऐसे बढ़िया गाने वो भेजते थे, और अचानक से मुकेश के गाने आने लग गए उनके उस पे फोन पे, जुबां पे दर्द भरी रास्ता चली आई, मेरे सर पे सारी किस्मत फूटे। समझ में नहीं आया क्या हो गया। तो मैंने एक फ्रेंड से बात करी, मैंने कहा तू मिला क्या डॉक्टर साहब से, मित्तल साहब से? बोला हाँ मैं मिला हूँ, पागल हो गए। मैंने क्यों? बोले वो मैं गया उनके पास कि डॉक्टर साहब मेरी तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, वो फिजिशियन नंबर 1 थे, उनका इलाज टॉप का था। अच्छा। तो हर कोई, हम सारे फ्रेंड उनके पास ही जाते थे। तो बोले मैं गया एक दिन, मेरी पूरी तेज तो बुखार हो रहा है, पूरा बदन टूट रहा। तो मैंने डॉक्टर साहब से बोला डॉक्टर साहब मेरी तो मरने जैसी हालत हो रही है, आप बचाओ फटाफट से, कोई दवाई दे दो, कोई ट्रीट, देखो तो सही क्या हो रहा है मुझे। डॉक्टर साहब बोलते हैं एक ना एक दिन सबको मरना है, यू फर्स्ट, अभी मरेगा तो 4 कंधे रियल वाले मिलेंगे, थोड़े दिन बाद वो व्हाट्सएप पे मिलेंगे। इतना नेगेटिव हो रहा था, तो वो भाग आया बेचारा वहां से। तो मुझे लगा डॉक्टर साहब से मिलके आता हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बात बताओ, आप इतने नेगेटिव कैसे हो गए, आप तो बड़े पॉजिटिव आदमी थे। बोले मैं खुद पॉजिटिव रहना चाहता हूँ पर दुनिया खराब है, मैं क्या करूँ। मेरा जो पार्टनर था उसकी वजह से मेरा क्लिनिक बंद हो गया, वो सारा लेके, मतलब उसने को धोखा दे दिया और मेरे पैसे डूब गए, ऊपर से मेरे को इस हॉस्पिटल से भी मुझे छोड़ना पड़ा, वहाँ पॉलिटिक्स चलती है, बहुत स्ट्रेस, हर बात पर नेगेटिव थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब जिंदगी उतार चढ़ाव का नाम है, प्लस माइनस सब चलता है, आप खुद को पॉजिटिव रखो। बोले कैसे रखूं? मैंने कहा मोटिवेटेड रहा करो यार, क्यों इतना डिमोटिवेटेड हो गए? बोले कैसे रखूं? मैंने कहा मोटिवेशनल पिक्चर्स देखो, सैम मोटिवेशन चैनल देखो, एक तो आप एक मोटिवेशनल मूवीज देखो, मोटिवेशनल वीडियो देखो, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो। और क्या है कि हमारे शिवखेड़ा सर हैं, उनका एक प्रोग्राम हो रहा था, तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास उनके पासेस आए हुए हैं, आप उनको अटेंड करो, वो जो बातें बोले लाइफ में अप्लाई कर लेना, आप मोटिवेट भी हो जाओगे, पॉजिटिव भी हो जाओगे। Okay. बोले पक्का? मैंने कहा पक्का। अब हम गए, हॉल में बड़ा सा ऑडिटोरियम था, हम सामने की सीट में बैठ गए, शिवखेड़ा सर स्टेज पर आए, आते उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया, हेलो फ्रेंड्स, आज वर्ल्ड वेरासिटी डे है, मैं अपनी लाइफ का एक सीक्रेट आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आज विश्व सत्य दिवस है, वर्ल्ड वेरासिटी डे, वर्ल्ड सत्य दिवस। तो अपनी लाइफ का एक सच बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी के 5 सबसे बेहतरीन साल एक ऐसी औरत की बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी नहीं थी। मैं एक्सेप्ट करता हूँ। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। वो डॉक्टर साहब मुझे कौन ही मार रहा है, तुम कहाँ ले आए यार, वैसे इतनी टेंशन है, अब ये कैसी बातें कर रहे, तुम कह रहे तो अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रही है, हम भी क्या बाहें ढूंढते फिरे, इनसे क्या सीखे अभी, क्या अपनी वाइफ से लड़के आए, क्या बातें बोल रही हैं? मुझे खुद समझ में नहीं आया। मैंने कहा हमेशा तो बोलते हैं विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, जीतने वाले अलग ढंग से काम करते हैं, आज क्या हो गया? तो शिवखेड़ा सर ने बोला होल्ड योर हॉर्सेस फ्रेंड्स, दिमाग को आप कंट्रोल रखें, जैसा परसेप्शन होगा वैसा विजुअलाइजेशन होगा, जैसा इमेजिनेशन यानी विजुअलाइजेशन होगा वैसा आपका रिएक्शन होगा। आपका परसेप्शन नेगेटिव होगा तो आपको हर बात का मीनिंग भी नेगेटिव लगेगा। वो औरत मेरी माँ थी, क्या बात बोली उन्होंने, एकदम हमारा दिमाग चेंज हो गया।
और डॉक्टर साहब भी चेंज हो गए, बोले अरे हाँ मैं पता नहीं क्या सोच रहा था, तो माँ थी, अरे वाह, कोई भी सोच सारे लोग ताली बजाने लगे। और उन्होंने समझाया कि परसेप्शन पॉजिटिव होगा तो आपका इमेजिनेशन पॉजिटिव होगा, तब जाकर के आपका रिएक्शन पॉजिटिव होगा। ये बात उनकी मैसेज थी। फिर क्या हुआ कि डॉक्टर साहब को मैं लास्ट में शिवखेड़ा सर के साथ सेल्फी वेल्फी ली, उनकी किताब का ऑटोग्राफ भी लिया, हम आ रहे थे घर पे, तो रास्ते पर वो मुझे कह रहे थे थैंक यू यार फ्रेंड, तूने मुझे मोटिवेट कर दिया, आज मैं सबको मोटिवेट करूंगा। अब मुझे जो लाइफ में मिलेगा मैं उसको भी इस तरह से कहानी सुनाऊंगा और मोटिवेटेड रखूंगा। हम घर पहुंच गए, घर पे उनकी वाइफ ने गेट खोला, वाइफ थोड़ा डांटने लगी, उन पर चिल्लाने लगी कि भाई तुम संडे को भी फोन भी बंद है तुम्हारा, कहाँ चले जाते हो, इतनी वैसे ही प्रॉब्लम है, फिर कहाँ हो। तो उनको लगा कि शिवखेड़ा जी की बात याद आई, तो उसने बोला देखो जैसा परसेप्शन होगा वैसा विजुअलाइजेशन होगा। अरे पति घर से बाहर गया है तो कोई ढंग का काम करने नहीं जा सकता है क्या? तुम्हारा परसेप्शन नेगेटिव है, तुम्हें पॉजिटिव करना पड़ेगा। आज विश्व सत्य दिवस है, मैं तुम्हें अपनी लाइफ के एक सच बताऊंगा और तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। वाइफ ने कहा बताओ। तो डॉक्टर साहब बड़े मोटिवेटेड थे, बड़े जोश में थे, बोलते हैं ऐसा है कि मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल एक ऐसी औरत की बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी यानी तुम नहीं थी, मैं एक्सेप्ट करता हूं। आज विश्व सत्य दिवस है, सच बता रहा हूं तुम्हें। अब उनकी वाइफ बड़े गुस्से से उन्हें देखने लगी, उसके एक हाथ में गोभी दूसरे में चाकू, और डॉक्टर साहब आगे का भूल गए। जो शिवखेड़ा सर ने आगे बताया तो वो उनको याद नहीं आया। उसके बाद 2 दिन उन्होंने अपने हॉस्पिटल में गुजारे, क्योंकि वो जो पूरा याद किया था वो जब तक पूरा याद नहीं आएगा वो खतरनाक भी होगा। इट इज कॉल्ड लैक ऑफ रिकलेक्शन। उनको आगे याद नहीं आया, वो माँ वाली बात नहीं बता पाए, फंस गए बुरी तरह। यस, तो रिकलेक्शन प्रॉपर कब होगा? जब आपको जितना आपने रिटेन किया उतना ही वापस रिकलेक्ट होना चाहिए। ये बच्चों के साथ होता है, वो पढ़ते हैं 100% है और रिकलेक्ट होता है 60%, 40% नहीं होता है। ये उनकी प्रॉब्लम होती है। तो साइंस ऑफ रिकलेक्शन लाइफ में सबके जरूरी है। दैट्स फैंटास्टिक, बहुत ही कमाल की स्टोरी थी ये। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी था। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, इसमें आप कह रहे थे कि अगर कोई भी इंसान चाहे तो ब्रेन साइंस की मदद से अमर हो सकता है। हाँ, कैसे? ये तो एक अच्छी रिसर्च है। आपने देखा होगा एलॉन मस्क इन दिनों मानव मस्तिष्क में यानी ह्यूमन ब्रेन में चिप लगाने का काम कर रहे हैं, ह्यूमन ब्रेन के थॉट्स को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। मैट्रिक्स मूवी अगर आपने देखी हो तो उसमें एक इंसान लेटा होता है और उसके ब्रेन में एक कंप्यूटर लगाया जाता है और उसके तुरंत उसको हेलीकॉप्टर का स्किल कैसे उड़ाते हैं वो डाउनलोड कर दिया जाता है और वो खड़े होते हेलीकॉप्टर उड़ाने लग जाता है। ये सब ये बातें बताती है कि आप नॉलेज को, स्किल्स को, इंफॉर्मेशन के ज़रिए, मेमोरी के ज़रिए आप ब्रेन में डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि इंसान कभी मरता नहीं है, इंसान की मेमोरीज मरती हैं, राइट? बॉडी तो रोज ही चेंज हो रही है हमारी। आज के 25 साल बाद आप ऐसे थोड़ी दिखोगे, नहीं, बिल्कुल। लेकिन 25 साल बाद भी आपको जो बातें आज याद है वो भी याद है, तो फिर आपकी लाइफ वैसी की वैसी होगी। आपको पता है आप कौन हो, आपके मम्मी पापा कौन है, आप क्या कर रहे हो, आपके पैसे कहाँ पड़े हैं, आपकी बैंक बैलेंस कितना है, आपके ड्रीम्स क्या है। ड्रीम भी अपने आपके अंदर एक मेमोरी होती है, और सारी चीजें जो आपको अपने बारे में याद है बता सकते हो और उसको फंक्शन में ले सकते हो, वो आपकी लाइफ है। वो आपकी 7 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक आपकी लाइफ से आप इसलिए प्यार करते हो क्योंकि आपको आपकी लाइफ की मेमोरीज याद है, राइट? अगर आपकी मेमोरी गायब कर लो, बॉडी किसी का हाथ हटा दो तब भी वो वही रहेगा, पैर हटा दो वही रहेगा, मेमोरी हटा दो उसकी, तो वो नहीं रहेगा, वो बता नहीं सकता मैं कौन हूं, उसकी लाइफ पूरी बदल जाएगी। तो ये जो मेमोरीज हैं अगर इसको स्टोर कर लिया जाए, जैसे कि आपका एक फोन है, नया फोन लिया है आपने, उसमें कुछ भी नहीं है, ना नंबर्स हैं ना एप्लीकेशंस है, आप एक मेमोरी कार्ड जो पुराने फोन में लगा हुआ था उठा के नए में डालते हो, सब कुछ आ जाता है और आप उसको यूज करना शुरू कर देते हो। एक हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा है वो आप जिस लैपटॉप में लगाओगे उस लैपटॉप में फंक्शन हो जाएगा। तो लैपटॉप यानी बॉडी, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर एक लैपटॉप पुराना हो गया तो उसका डेटा निकालो और नए में डाल लो, मेन तो वो डेटा है, राइट? उसी तरह से आपकी लाइफ की अगर मेमोरीज को डाउनलोड कर लिया जाए और किसी तरीके से वो किसी और बॉडी में जो फ्यूचर में आर्टिफिशियल बनेगी किसी ब्रेन में डाल दिया जाए तो वो इंसान जिंदा रहेगा। इस पे काम कर रहे हैं आप? मैं तो काम नहीं कर रहा हूं, मैं तो आइडिया दे सकता हूं। हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये पॉसिबल है पर एथिकल नहीं है, इसलिए ये कोशिश इस पर जारी है। और बहुत सारे जापान से लेकर के यूएस तक में ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जहां ह्यूमन मेमोरीज को कॉपी करने की या ह्यूमन मेमोरीज का कंप्यूटर के अंदर उसका इंप्रेशन लेने की कोशिश की गई और काफी हद तक कामयाबी मिली। That's fantastic. और ये अमर हो जाएगा इंसान। इमेजिन करो आपकी अगर आपकी बॉडी हटा दी और आपकी मेमोरीज को एक कंप्यूटर में डाल दिया, वो कंप्यूटर जो है या एक रोबोट में डाल दिया और वो पूरा वही फंक्शन करता है जो आप कर रहे हो, वही सारी बातें करता है,
तो आपकी फैमिली तो उसके साथ भी रह लेगी, क्योंकि वो अगर उसकी ये memories- चीज़ें अभी पॉसिबल होती या हो चुकी होती तो बहुत सारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनकी मेमोरीज अगर हमारे पास होती। जब हम पैदा होते हैं हमारा खाली ब्रेन होता है, हार्ड हाँ, डिस्क ब्लैंक वो तो होती खाली है। होता है। पूरी जिंदगी में हम यादें इकट्ठी करते हैं, और वो यादें जब हमारी डेथ होती है तो हमारी बॉडी के साथ खत्म हो जाती है, राइट। अब बॉडी तो रोज ही खत्म हो रही है, बॉडी तो रोज बदल रही है, मेमोरीज को स्टोर कर लोगे तो यू आर इमॉर्टल। आई डोंट नो ये फ्यूचर में कभी होगा, तो यही है अमरता का राज। ओके सर, आपने ब्रेन साइंस लैब बनाया है, मैंने फिजिक्स लैब सुने, केमिस्ट्री, बायो, बट ये ब्रेन साइंस लैब क्या है? और उसके अंदर आपने बताया, आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि अंदर जाओ और बाहर निकलने के बाद जो तुम बनोगे वो तो कमाल है। देखो तो क्या आपको है? मेमोरी की, मैं अगर आपको 10 दिन ट्रेन करूंगा तो आपकी मेमोरी डबल काम करेगी, 2 महीने ट्रेन करूंगा तो 10 टाइम्स काम करेगी, यानी कि आपका ब्रेन की कैपेसिटी, ओवरऑल फंक्शन 2 से 3 गुना अच्छा काम करेगा और मेमोरी 10 टाइम्स फास्ट काम करेगी। कुछ भी नहीं भूलोगे जल्द, जो याद रखना चाहते हो। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ याद रखता हूँ, मैं जो याद रखना चाहता हूँ वो मुझे याद रहता है, राइट। अखबार पढ़ रहा हूँ, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा तो छोड़ देता हूँ, इंपॉर्टेंट लगता तो याद कर लेता हूँ टेक्निक से उसको। तो एक तरीका तो यह है कि मैं आपको ट्रेन करूँ, तो आप मेरे साथ 3 महीने बिताओ, राइट। दूसरा तरीका है कि हमारी बुक्स पढ़ो या किसी भी मेमोरी ट्रेनर की बुक पढ़ो। तीसरा तरीका है कि आप खुद एक मशीन के पास जाओ, उस मशीन के साथ एक्सपेरिमेंट करो और वही आपको ट्रेन कर दे। तो वो मशीनें मैंने बनाई है, इसका नाम है ब्रेन साइंस लैब। ये लेबोरेटरी कई जगह लगी हुई है इंडिया में, और इस लेबोरेटरी को बनाने के पीछे जो आइडिया था वो ये था कि क्यों ना एक सेल्फ लर्निंग टूल बनाया जाए, जहाँ बच्चा या कोई भी आम इंसान जाए, उसको इंपॉर्टेंट टेक्निक ये सीखना है, याद करना है या कोई क्वेश्चन सीखना है, तो मशीन्स के ऊपर वो खुद ही जाके एक्सपेरिमेंट करे और कर ले। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे कि आपको सोडियम और वाटर इनको मिलाने से क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या केमिकल रिएक्शन होगा, ये सीखना है। तो एक तरीका तो आप इसको बुक पढ़ लो कि क्या रिएक्शन होगा। दूसरा तरीका है कि आपको टीचर बता दें कि इसमें ये होता है, बोल दे वर्बली। तीसरा है कि आप खुद केमिकल लैब में जाओ, केमिस्ट्री लैब में वाटर लो और सोडियम को एक्सपेरिमेंट करो। तीनों में सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा लगेगा आपको? लास्ट वाली डेफिनेटली लैब। तीनों में से सबसे ज्यादा आपको लर्निंग किससे मिलेगी? अब प्रैक्टिकल करेंगे तो लर्निंग तो याद भी और रहेगी। याद कौन सा रहेगा आपको तीनों में से? मैम ने बताया हो सकता है वो याद ना रहे, किताब में पढ़ा हो सकता है याद ना, पर जिस एक्सपेरिमेंट को आप खुद करके आए हो वो आपको याद रहेगा। क्या हुआ, कैसे सोडियम जल गया, सब याद रहेगा। तो आपने टेस्ट ट्यूब लिया, वाटर डाला, सोडियम डाला, कर दिया। ऐसे ही मेमोरी मेथड्स और उसके एप्लीकेशन के लिए मैंने मशीन बनाई, लॉन्ग आंसर को याद करने वाली, नेम्स को याद करने वाली, फोन नंबर्स और नंबर्स को याद करने वाली, डायग्राम को याद करने वाली, थ्योरी को याद करने वाली, फार्मूला को याद करने वाली मशीनें बनाई। बच्चा जाता है अपनी प्रॉब्लम वाली मशीन के पास जाएगा, उसको उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा और तुरंत सीख लेगा। यानी मशीन के पास जाएगा, बटन दबाएगा, मेमोरी बढ़ाएगा, बाहर आ जाएगा। कमाल है, ये तो बहुत कमाल। और ये साइंटिफिकली प्रूव हुई है। इसके लिए हमें नेशनल साइंस सेंटर और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से सेकंड मोस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला है। उत्तराखंड में कभी आप जाते हैं देहरादून में, तो वहाँ के साइंस पार्क में ये लेबोरेटरी लगाई गई है। और देश की सबसे बड़ी सुप्रीम अथॉरिटी एनसीईआरटी ने इस साइंस की ग्रेविटी को समझा, और उड़ीसा के भुवनेश्वर एनसीईआरटी के कैंपस के अंदर भी वहाँ सैकड़ों बच्चों टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए लैब लगाई गई है। और दिल्ली में किरण बेदी मैम है, डॉक्टर किरण बेदी, आप जानते होंगे, उनकी एक फाउंडेशन है नवज्योति इंडिया और इंडिया विजन फाउंडेशन, उसमें हमारी लेबोरेटरी लगी हुई है, उनके बच्चों को ट्रेन कर रही है। और कई सारे स्कूल्स हैं जहाँ लगी हुई है। इंडिया से बाहर मलेशिया के यायासन, जो स्टेट गवर्नमेंट का फाउंडेशन होता है उनका, नगरी 7 स्टेट, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने जगह भी दिखाई। और उसके अलावा वहाँ के स्कूल्स के अंदर भी मैंने वर्कशॉप किए, दे एक्सेप्टेड टू टेक दिस लेबोरेटरीज, और सिंगापुर के एक स्कूल में भी। लेकिन उनके सिलेबस थोड़ा डिफरेंस है, तो उसका सिलेबस में जो डिफरेंसेस है, जो डिफरेंट सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करके देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो इंडिया का सिलेबस उनको नहीं चाहिए, उनको वहाँ का जीके चाहिए, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर चाहिए, वहाँ का ज्योग्राफी चाहिए। तो उस वजह से थोड़ा बहुत चेंजेस, और लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो वहाँ पर, जैसे इंडिया के बाहर हमारे 3 स्टेट हैं, 3 कंट्रीज है जहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं। पहला है नेपाल, दूसरा है ये मलेशिया, और तीसरा सिंगापुर। ओके। सर, आपको लगता है कि ये जो चीज़ें जो आप बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग है? एजुकेशन सिस्टम में ये मिसिंग है, और मुझे लगता है कि ये एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले टीचर्स को सिखानी चाहिए। टीचर्स को किताब को पढ़ाना सिखाया जाता है, किताब को दिखाना सिखाया नहीं जाता। मतलब टीचर्स जब बच्चों को किताब पढ़ाते हैं, किताब का अंदर जो है वो दिखाते नहीं है, विजुअलाइज करते नहीं है। जैसे मूवी वाला है, वो एक लेखक की स्क्रिप्ट को विजुअलाइज कर देता है। यूट्यूबर्स हैं,
वो एक सिंपल से स्क्रिप्ट को वीडियो में कन्वर्ट करके उसको रियल लाइफ इंसिडेंट में बदल देते हैं। तो विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। टीचर्स क्या बोलते हैं, घर जाके बेटा जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है, लिखाया, लिख लिया आपने, अच्छे से समझ में आ गया, अब एक काम, 4 काम होते हैं, पढ़ना, लिखना, समझना और याद करना। टीचर क्या बोलते हैं, घर आपने पढ़ लिया, लिख लिया, समझ लिया, अब घर जाके इसका रिवीजन करना। अच्छा वर्ड बोल रहे हैं, रिवीजन बिल्कुल परफेक्ट भी है। पर बच्चा रिवीजन कैसे करता है घर जाके? वो जाके दोबारा उस किताब को फिर से पढ़ता है, जो उसने लिखा है उसको रटना शुरू कर देता है, रिवाइज करने लग जाता है। ये रिवीजन नहीं है। रिवीजन का मतलब है री प्लस विजन। पहली बार थिएटर में मूवी देखते हैं, इट इज विजन ऑफ द मूवी, आंखें यूज हुई है उसके अंदर। इसीलिए उस मूवी को जब घर पे दोबारा देखते हैं, सिंघम आ रही है घर पे वापस, तो उसको बोलते हैं रीविजन ऑफ द मूवी। और वो वापस, जब पहली बार में तो चलो क्यूरियोसिटी होगी कि क्या क्या होगा आगे, सेकंड टाइम आप मूवी क्यों देखते हो, थर्ड टाइम क्यों देखते हो? क्योंकि देखा हुआ दोबारा देखना ब्रेन को अच्छा लगता है, पढ़ा हुआ दोबारा पढ़ना ब्रेन को अच्छा नहीं लगता है। एक भी अखबार आपने आज तक लाइफ में एक भी रिपीट पढ़ा क्या? नहीं, कभी नहीं पढ़ा ना। कोई भी बुक अपनी बचपन की उठा के दोबारा पढ़ी क्या? कोई किताब कॉपियां सेफ रखी कि दोबारा कभी पढ़ूंगा बैठ के इनको? आपको दोबारा पढ़ना पसंद नहीं है, आपको दोबारा देखना पसंद है। और दोबारा देखना, यस, ये कह रहा था रिवीजन, उसके लिए विजन यूज होना चाहिए। तो टीचर का वर्क क्या, वो बोल तो सही रहा है रिवीजन करो, पर वो रिवीजन के लिए पहले विजन तो करे, यानी कि स्कूल कंटेंट को विजुअलाइज कराएगा, तब बच्चा जाकर उसको वीडियो फॉर्मेट में, विजुअलाइजेशन में, इमेजिनेशन में देख पाएगा। तो हम ये संदेश देते हैं कि सारे टीचर्स को ब्रेन साइंस सीखना चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए। अब अच्छा हो रहा है, एनसीईआरटी ने भी हमारी बात पर कुछ चीज़ों पर गौर किया और रेकमेंड किया हमारे कंटेंट को। हमें 4 स्टेट की गवर्नमेंट ने पायलट प्रोजेक्ट्स दिए हैं, हज़ारों टीचर्स हम ट्रेन कर रहे हैं इसके ऊपर। और जिन स्कूल से बात कर रहे हैं, जहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं, और जिन टीचर से बात कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये साइंस हमें आना चाहिए। हमारी कोशिश है कि 10 सालों में भारत की एजुकेशन सिस्टम में एटलीस्ट ये साइंस भी एक मैंडेटरी सब्जेक्ट की तरह आ जाए। एक चीज़ थोड़ी सी मुझे लगता है सर, पेरेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है थोड़ी? पेरेंट्स की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बच्चे की लर्निंग का डायरेक्शन चेक करना पेरेंट का काम है। पेरेंट अभी बेचारे ये नहीं कर पाते, पर पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को दिल से नहीं, दिमाग से भी प्यार करे। वो ये भी जाने कि मेरे बच्चे का ब्रेन का लेवल क्या है, मेरे बच्चे की मेमोरी कैसी है। वो भी क्या देखता है, मेरे बच्चे की हेल्थ कैसी है, उसने क्या खाया, कैसा है, तबीयत कैसी है, उसने क्या पहना है, कपड़े कैसे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी मार्कशीट कैसी है, सब्जेक्ट नॉलेज कैसी है। ये नहीं देखता कि ओवरऑल ब्रेन कैसा है बच्चे का, मेरे बच्चे के सोचने की ताकत कैसी है, उसकी मेमोरीज कैसी हैं, उसके थॉट प्रोसेस कैसा है, उसके ब्रेन का कैपेसिटी कैसा है, और सबसे बड़ी बात, उसकी ब्रेन के जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और अगर वो पॉजिटिव है तो साथ साथ में उसमें वैल्यूज है या नहीं, वो अच्छा इंसान भी बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये जो मकसद है पेरेंट का कि बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, तो वो सिर्फ उस पर पैसा खर्च करके सही स्कूल और कोचिंग सेंटर ढूंढे, इतना ना करें, बल्कि बच्चे की लर्निंग में ओवरऑल क्या चेंज आ रहा है और उसका ब्रेन कैसा है मेरे बच्चे का। एक उम्दा, पॉजिटिव, सक्सेसफुल, अच्छी मेमोरी वाला और एक अच्छे उद्देश्य वाला ब्रेन है या नहीं है। तो दिल से प्यार कर रहा है, दिमाग से भी प्यार करके बच्चे की डेली लर्निंग को उसको चेक करना चाहिए। इसमें 5 मिनट लगेगी केवल, लेकिन वो बच्चे की हर चीज को देख पाएगा। उसकी हैबिट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। बच्चे से उसे रोज बात करनी चाहिए कि तुमने ये पढ़ाई में, स्कूल में ये पढ़ाया, तो कभी टीचर से पूछा इसको क्यों पढ़ाया आपने। उसकी क्यूरियोसिटी पर काम करना चाहिए और रोज छोटी छोटी हरकतों को ऑब्जर्व करते हुए अगर उससे कभी कोई चेंज दिखता है तो बच्चे पर मतलब बच्चे के साथ समय बिताना पेरेंट का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और उस समय में सिर्फ खेलना कूदना नहीं, बल्कि ये देखना कि इसकी अपब्रिंगिंग कौन से डायरेक्शन में हो रही है। तो ब्रेन साइंस का एक लेवल तो कम से कम पेरेंट को क्लियर करके ब्रेन क्या होता है, ब्रेन साइंस क्या होता है, बच्चे के लिए कैसे काम आता है, उनको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन थोड़ा सा हटके मेरे जहन में आया अभी, वो ये है कि इस टॉपिक पर ब्रेन साइंस, मेमोरी ट्रेनिंग, मैंने भी बहुत वीडियोस बनाई है और यूट्यूब पे भी हज़ारों वीडियोस पड़ी है कि 21 दिन ये कर लो तुम्हारा दिमाग तेज़ हो जाएगा, ये कर लो तुम ये कर लोगे, ऐसे ये खा लो, वगैरह वगैरह, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है और ऑडियंस उसको देख रही है। तो इतनी बड़ी जो ऑडियंस है, आप पर कैसे यकीन करें? अब ये तो ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो मुझ पे कितना यकीन करे और बाकी किस चीज़ पे यकीन कर रही है। अगर वो यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म को एक एंटरटेनमेंट, एक पास ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम पास की तरह और एक जनरल इन्फॉर्मेशन की तरह ले रही है, तब तक तो मेरे पर यकीन करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर वो थोड़ी सिंसियर है इसको लेकर के, यार ये जरूरी चीज़ है, तो वो राइट सर्च करेगी, वो फिर सही चीज़ों को ढूंढेगी। राइट। यानी कि आप अगर एक सुपरमार्केट में घूम रहे हो या किसी भी खाने पीने के बाजार में घूम रहे हो और आपको
कुछ खाना नहीं है तो आपके आसपास जो भी है वो सब आपको दिख रहा है, राइट। लेकिन अगर आपको रियल में खुद खाना है तो आप सर्च करोगे कौन सा बेस्ट फूड है, कौन सा मेरी बॉडी के लिए हेल्दी है, अच्छा है। तो अगर उनका इंटरेस्ट है ब्रेन साइंस, मेमोरी ट्रेनिंग, ब्रेन डेवलपमेंट में, तो उनको मुझ पर या मेरे जैसे लोगों पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि उनको वहाँ से ऑथेंटिक और रियल जानकारी मिलेगी। बाकी अगर मैं कहूँ यूट्यूब, तो यूट्यूब को यूट्यूबर्स ने या क्या कहते हैं यूट्यूब के मालिक ने कभी भी किसी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन में लर्निंग देने के लिए नहीं बनाया है। वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी इंसान अपनी बात रख सकता है। इसीलिए वहां पर एक पटाखे के चारों तरफ रखी हुई 100 माचिसों वाला एक जलाने वाला वीडियो वायरल हो जाता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहीं देखी नहीं जाती है, मिस हो जाती है। तो वो एक एंटरटेनमेंट है। आपके हाथ में जो फोन है उसका यूज आप लर्निंग के लिए कर सकते हो, लेकिन उसको बनाने वालों ने पर्पस में तो एंटरटेनमेंट को पहले रखा। आपके ऊपर एक समझदारी होनी चाहिए कि क्यों ना यूट्यूब जैसे शानदार प्लेटफॉर्म में जहां हजारों बड़ी बड़ी अच्छी चीजें पड़ी हैं, उनको फिल्टर करके सही चीजों को देखा जाए। ओके सर, एक सवाल है मेरा, वो ये है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने पढ़ाई करी है, वो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मुझे लगता है कि काम करता है, पर किसी के लिए काम करता है, किसी के लिए काम नहीं करता है। तो क्या ब्रेन साइंस की हेल्प से, टेक्निक से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी के लिए काम कर सकता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं अपने अंदाज में देखता हूँ दोस्त। हाँ बताइए। आपने विजुअलाइज किया मेरे पास कार आ जाए और कार आ जाएगी। आपने विजुअलाइज किया बंगला हो जाए तो बंगला आ जाएगा। आपने विजुअलाइज किया मनी आ जाए तो मनी अट्रैक्ट हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा कम मानता हूँ। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्टिंग एक्शन को मानता हूँ। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्टिंग द एक्शन, यानी कि आप अपनी उन सब चीजों को विजुअलाइज करते के साथ साथ ये भी विजुअलाइज करो कि वो आपको मिलेगी, इसके लिए आप क्या कर रहे हो और उसको आसान बनाओ। अपनी मेहनत को भी विजुअलाइज करो। आप अपनी उद्देश्य को, अपने ऑब्जेक्टिव को भी विजुअलाइज करो। आप अपने फेलियर को भी विजुअलाइज करो और कैसे उसको ओवरकम करके दोबारा ट्राई करके आपने जीता, इसको भी विजुअलाइज करो। सिर्फ मंजिल को विजुअलाइज मत करो, रास्ते को और रास्ते पर आपके चलने को भी विजुअलाइज करो। आप अपनी एक्शन को अट्रैक्ट करो। अगर आप एक्शन को अट्रैक्ट करोगे तो ऑब्जेक्ट अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा। तो मेरा पहला तो ये मानना है। दूसरा, विजुअलाइजेशन लोग बात कैसे करते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। वो लोग सोचते हैं कि मैं केवल दिन भर मनी को या कारों को विजुअलाइज करता रहूंगा तो मुझे मिल जाएगी। नहीं होता। उस पर डाउट खुद ही कर लेता है फिर। हाँ, ये तो विजुअलाइज ही तो कर रहा हूं मैं। या तो उसको, जैसे आपने मैट्रिक्स मूवी देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी। उसमें आपको थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आएगा। मैट्रिक्स मूवी के अंदर बॉडी सो जाती है और उनकी लड़ाई हमेशा सपनों में और एक आभासी दुनिया के अंदर होती है। तो भी लड़ने वाला कुछ लोग होते हैं जो हार रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रियल फाइटर को रियल समझ लेते हैं। ये मानते हैं कि असलियत में अगर वो मेरे पे अटैक करता तो मैं कैसा बिहेव करता। लेकिन कुछ होते हैं जो ये मान के चलते हैं कि ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर मैं ही सबसे बड़ा हूं। वो सोचता है इस तरह से और वो फिर उसको हरा देता है, क्योंकि वो मान के चलता है कि ये कर सकता तो मैं तो इससे बड़ा हूं। खाली सोचना था, राइट। वो सोचने से ही रिएक्शन आएगा। तो थॉट प्रोसेस का खेल था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, जैसे कि रोंडा बर्न कहती है सीक्रेट में और सब लोग मानते हैं, या एनएलपी प्रोग्राम्स होते हैं, वो विजुअलाइजेशन में सिर्फ आपको ये यकीन दिलाना है कि अगर ये चीज है, एग्जिस्ट करती, तो आपको मिल भी सकती है। बट आपके एक्शन भी इसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, राइट। ये आपको तभी मिले, यानी कि अगर आपको चांद दिख रहा है तो रॉकेट भी होना चाहिए आपके पास और रॉकेट में बैठने का तरीका भी आपको आना चाहिए। अगर आपको पैसे को अट्रैक्ट करना है या कार को अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए अभी आप इन दिनों क्या कर रहे हो और आप क्या करोगे, अभी कुछ नहीं कर रहे हो। यस, तो आपको पहले कॉन्फिडेंस करना है कि मैं इसके लिए जो हार्डवर्क है वो भी कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो बाकी चीजें इजी हो जाएगी। तो विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन जो कि ब्रेन साइंस का बेसिक है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आपकी इस बात से मैं डेफिनेटली एग्री करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी पड़ी हुई है जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कुछ ऐसा बना रखा है कि सोचो मिल जाएगा। ऐसा होता नहीं है, काम करना पड़ता है। मेरे लिए काम किया है, लेकिन मैंने उस पर काम किया है। जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर एक इंसान के लिए जो आपने कहा ना, तो एक्चुअली मैंने उस पर काम किया है। पहला मैंने सोचा कि मुझे वो चाहिए और मैं वो करूंगा लाइफ में। जब मेरे पास कुछ नहीं था, एक वक्त ऐसा था कि मेरे पास कुछ नहीं था, मेरी जो फैमिली थी एंड मतलब ऐसा था कि मुझे लगता था कि यार क्या जॉब करूं वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं आगे बढ़ कर के लाइफ में मैं लाखों रुपया कमाऊंगा। और मैंने वो लाखों रुपया कमाए। हालांकि जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे, जो मेरे दोस्त थे, वो सब 10-15 हज़ार रुपये कमाने के लिए इधर से उधर जाते थे, लेकिन मैंने सोचा और मैंने उसको एक्शन में किया।
और कोशिश किया, मैंने उस चीज़ को पाया। तो इस तरीके से मेरे साथ एक्चुअली में देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क इसमें किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं इस तरह से लेता हूँ, लॉजिकल वर्ड में दुनिया कहती है सीइंग इज बिलीविंग। Okay. दिखेगा, कुछ दिखेगा तो ही विश्वास करूंगा। हाँ। है कि जैसे मैं मान लो ये कहता हूँ कि इस रूम के बाहर अपन जल्दी खत्म करते हैं, बाहर मोदी जी वेट कर रहे हैं, तो आप विश्वास करोगे? नहीं करोगे ना। पर अगर सच में बाहर दिख जाए आपको तो पूरा मजमा लगा हुआ आके बैठे हुए मेरा ही वेट कर रहे हैं, तो आप मान जाओगे। तो सीइंग इज बिलीविंग, ये लॉजिक है। हाँ। लेकिन इसका अपोजिट होता है बिलीविंग इज सीइंग, यानी विश्वास करोगे तो दिखेगा। तो देखिए, नॉर्मल आदमी को सीइंग इज बिलीविंग चलता है, लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े विजनरी होते हैं, धीरू भाई अंबानी है, इलॉन मस्क है, ये विजनरी मतलब इनको वो दिख रहा है जो दूसरों को नहीं दिख रहा, जो आगे होगा वो अभी देख पा रहे। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजुअलाइजेशन। बिलीविंग इज सीइंग, वो पहले विश्वास करते हैं तब उनको दिखने लग जाता है। जैसे कि राइट ब्रदर्स को दिखता था कि मैं एक प्लेन उड़ाऊंगा जो उड़ेगा, जिसमें हम उड़ेंगे, तो वो बाकी लोगों को नहीं दिखता था, वो उनको दिखता था। उनको ट्रस्ट था अपनी साइंस पर, अपनी वर्किंग पे, तो उनको नजर आती थी वो मंजिल। हर वैज्ञानिक को, थॉमस अल्वा एडिसन को दिखता था कि ये बल्ब जलेगा, राइट, तो वो अपनी वर्किंग पे काम करते थे क्योंकि उसको दिखता था कि ये जलेगा। बहुत बार राइट। तो बिलीविंग इज सीइंग, पहले ट्रस्ट करो तो वो अपने आप ही दिखेगा आपको, और वो जो दिखेगा वो हासिल भी हो जाएगा। बिलीव इन योरसेल्फ, बेसिकली Yes. वही है ना। राइट सर। ओके, तो अब जो मेरा सवाल ये है कि अगर कोई भी इंसान, ठीक है, इस दुनिया का, इंडिया में जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कोई भी इंसान अगर वो एक स्टूडेंट है, वो चाहता है कि मैं सर से ट्रेनिंग लूँ, है ना, तो वो कैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं आपसे? मेमोरी ट्रेन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर कोई ट्रेनर बनना चाहता है, जैसे आपने एक बार कहा था कि मैं चाहता हूँ कि हर गली में एक ट्रेनर हो, यस। है ना, तो कैसे कोई ट्रेनर बन सकता है और कैसे आप लोगों को ट्रेन कर सकते हैं? ये पूरा आप बिजनेस मॉडल मुझे आप थोड़ा बताइएगा इसके सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि डॉक्टर, असली डॉक्टर कौन सा और झोला छाप डॉक्टर कौन सा। हाँ। देखो, दुनिया में आपको कोई मुंह से कह दे कि मैं आपका इलाज कर दूंगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले देखना पड़ता है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद डिग्रीज कौन सी है, वो असली डॉक्टर है या झोला छाप डॉक्टर। लोग मरते हैं झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में। उसी तरह से आज मेमोरी फील्ड के अंदर भी, चूंकि ये बहुत ईजी है, कई लोग सिर्फ इसके 4-5 मेथड सीख करके इसमें उतर जाते हैं और उससे लोग मिसगाइड होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ही क्यों, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, सब हम केवल खुद गवर्नमेंट अप्रूव नहीं है, बल्कि अगर आप हमसे ट्रेनिंग लोगे तो आपको भी गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट मिलेगा। आप गवर्नमेंट सर्टिफाइड हो जाओगे, यानी आप इस साइंस के ऊपर एक सर्टिफाइड पर्सन होगे। राइट। आमतौर पर लोग बाग अपने ऑफिस में छपा हुआ सर्टिफिकेट ही पकड़ा देते हैं, पर हम तो गवर्नमेंट पोर्टल से आपको दिलवाएंगे जहां पे आपको गवर्नमेंट ही वो सर्टिफिकेट देगी। तो एक तो ये चीज हुई। दूसरी चीज है कि ऑथेंटिक साइंस, क्योंकि पिछले 20 साल का हमारा बैकग्राउंड है, हमें पता है। अब मैंने 50 मेमोरी ट्रेनर देखे हैं ऐसे जो कहीं ना कहीं मेरी नकल करके और मेमोरी ट्रेनर बन जाते हैं और सिखाने की बात करते हैं। जब उनसे हम 4 क्वेश्चन पूछते हैं कि ये याद करके दिखाओ, तो वो अटक जाते हैं। वो सिर्फ 2 डेमो की कॉपी करना से, वो तो सबको, हम हर बच्चे को सिखाते हैं। राइट। तो जरूरी ये है कि आप, अगर कोई कहता है कि मैं आपको देख के मैं भी उड़ा लूंगा प्लेन, पर मेरे पास कोई एरोनॉटिकल लाइसेंस नहीं है, मैं पायलट नहीं हूं और मैंने प्रैक्टिस में कुछ नहीं करी हुई, सिर्फ मैं एक दावे से कह रहा हूं, तो मैं खतरे में डाल रहा हूं दूसरे की जिंदगी, क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए। तो सबसे पहले तो कोई बच्चा अगर हमसे सीखना चाहे तो उसको ये समझना आना चाहिए कि उसके सब्जेक्ट्स पे कैसे अप्लाई होगा, हमारा बैकग्राउंड क्या कहता है, किस तरह से हमने आज तक काम किया है। तो मैं यहाँ पर एक नंबर फ्लैश कर रहा हूँ, ये नंबर है और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। इससे जो भी बच्चा, उसके कोई क्वेश्चंस हो या वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेना चाहता हो या वो हमारा एप्लीकेशन या कुछ लेना चाहता हो, तो वो कांटेक्ट करके, इंटरेस्ट होगा उसका तो हम दे देंगे उसको। और जो मेमोरी ट्रेनर बनना चाहता है, मेरा मानना है 5 लाख मेमोरी ट्रेनर तो 2025 के अंदर इंडिया में होने चाहिए, और 2030 तक आते आते ये ट्रेनर कम से कम 20 लाख से ज़्यादा होने चाहिए, और कम से कम 5 करोड़ बच्चों की लाइफ में ट्रेनर पहुंच जाने चाहिए। तो ये एक अच्छा करियर भी है, लेकिन ऑथेंटिक जगह से, यानी कि जैसे कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है उस तरह से। तो ब्रेनीवुड फाउंडेशन और हमारी जो ब्रेनीवुड संस्था है वो ऑथेंटिकली ट्रेन करती है। अगर आप में से कोई देख रहा है और आपका मन है कि हम मेरी तरह ही आप मेमोरी ट्रेनर बने, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, बच्चों की मदद करें, स्कूल्स तक जाए और खुद भी अर्निंग करें, अच्छा रेस्पेक्ट मिले और सर्टिफाइड भी हो, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और बताइए कि आपको मेमोरी ट्रेनर बनना है या आपको इसका एक्सपर्ट बनना है, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। हम आपके साथ बात करेंगे, मेरी टीम में लूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, काम भी दूंगा, स्कूल्स का भी काम देंगे, आपको रिसर्च में भी शामिल करेंगे हमारी। और अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है या यूथ है वो देख रहा है, तो उसके लिए बड़ी अच्छी साइंस बन सकती है। वो इसको सीखकर अपना यूट्यूब चैनल चला सकता है, वो इसको सीखकर अपने आसपास में कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकता है, वो इसको सीख करके पब्लिक स्पीकर बन सकता है, डेमोस्ट्रेशंस दे सकता है, तो एक बड़ा रेस्पेक्टेबल फिगर बन सकता है। तो ये तो एक ऐसा नायाब चीज है जो हर एक इंडिविजुअल की मदद करता है। और अच्छा ब्रेन, अच्छी मेमोरी खुद की भी ट्रेंड हो रही है।
तो यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दी हैं आपकी, आपने बोला था इसलिए मैं ये हेल्प कर हमारे रहा हूँ। पास एक ऑडियंस है, मतलब एक ऑडियंस मीन्स कि हमारे पास मैं मतलब जिस तरीके का मैं वीडियो बनाता हूँ तो हमारे पास जो ऑडियंस है वो है स्टूडेंट्स। और मैं अक्सर मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं ना, जब वीडियो बनाता हूँ तो नीचे बच्चे रोते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, आपकी वीडियो देखा मज़ा आया सुन करके, मोटिवेट हो गया, लेकिन कसम से पढ़ना चाहता हूँ भाई, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कैसे पढूं। मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, रोते हैं कि मुझे बनना है कुछ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ बट नहीं हो रहा है मुझसे। तो उनके लिए भी क्या ये काम करेगा? एक बहुत जबरदस्त काम करेगा। सबसे पहले कॉन्फिडेंस, मैंने कहा ना बिलीविंग इज सेइंग, उसका बिलीविंग इज सेइंग तो नहीं हो रहा है, वो बार बार कह रहा है कि मुझे पहले दिखे कि मैं कुछ कर पाऊंगा तो मैं ट्रस्ट करूं। ये उल्टा करना है, पहले ट्रस्ट करोगे तो दिखेगा। तो जैसे कि भगवान है, अल्लाह है, ये कोई रोज की आसपास बैठी हुई चीज नहीं है, ये तो बिलीफ में है हमारे। बिलीफ में होगा तो अपने आप दिखेगा, अपने आप मदद मिलेगी आपको। तो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, यहाँ पर कोई बच्चा जो परेशान है पढ़ाई से, हमसे कांटेक्ट करे। बहुत इजी है पढ़ाई को करना, बहुत आसान है पढ़ाई की प्लानिंग करना। और आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है वो इसलिए आ रही है कि या तो आपका मन नहीं लग रहा है, या आपसे याद नहीं हो रहा है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपको सिलेबस देख करके आपको लग रहा है इतना बड़ा सिलेबस बड़ा बोरिंग है। आपकी पढ़ाई की बोरियत दूर कर दी जाए, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना दे, पढ़ाई याद होने लग जाए, तुरंत याद होने लग जाए, और साथ साथ में पढ़ाई में मजा आने लग जाए, जैसे कि टीवी मूवी में आता है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो पढ़ाई लगेगी ही नहीं आपको। जैसे वीडियो गेम में भी तो लेवल होते हैं, कभी भी आप वीडियो गेम का कोई नेक्स्ट लेवल डायरेक्ट मिलता है कि आपको पहले लेवल को मास्टर करना पड़ता है, फिर दूसरे पे आते हो, फिर तीसरे पे, तो अपना मजा आता है। हम कौन सी ट्यूशन जाते हैं वीडियो गेम की, कौन सी गाइड पढ़ते हैं उसकी, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, उसमें उसका फॉर्मेट ऐसा है। मैं आपकी पढ़ाई का फॉर्मेट ऐसा बना दूंगा कि आपको अपना भी मजा आएगा, अपना भी पढ़ाई हो जाएगी, आप चाहोगे नहीं चाहोगे तो भी याद हो जाएगा, तो भी अपने मार्क्स आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको ब्रेन साइंस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ओके, जैसे सर ने बताया 4 चीज़ें। पहला जो हर स्टूडेंट की लाइफ में ये इम्पॉर्टेंट है, पहला पढ़ाते हर कोई है, लिखाते हर कोई है, सिखाते हर कोई है, लेकिन चीज़ों को याद कैसे रखना है ये आज तक कोई नहीं बताता, पेरेंट्स भी नहीं बताते, टीचर्स भी नहीं बताते। और सर मुझे लग रहा है कि ये आप पहला इंसान है जो आप जिससे मेरी बात हो रही है और बता रहे हैं कि यार चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, चाहते हैं कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं, चीज़ों को याद करूं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो, अगर आप स्टूडेंट नहीं भी है फिर भी आप अपने ब्रेन को बहुत मास्टर करके आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं या अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, तो हर एक इंसान के लिए अपने ब्रेन को बहुत मास्टर रखना, अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए ब्रेनीवुड डॉक्टर विनोद शर्मा सर के, यहीं पे कांटेक्ट कीजिए और सीखिए, सिखाइए। बच्चे हैं तो बड़ों को सिखाइए, और अगर आप यूथ हैं तो इसको एक स्किल की तरह भी सीखें और एक प्रोफेशनल स्किल की तरह भी सीखें। ओके, तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मुझे भी बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और कुछ नया लगा मुझे। टू बी ऑनेस्ट, ये पॉडकास्ट जो है, और पॉडकास्ट तो चलो पॉडकास्ट होता ही है, लेकिन जो बातें हैं ना, जो एक कॉन्सेप्ट है जो इन्होंने लाया पिछले कई सालों से, कितने सालों से लाखों लोगों को इन्होंने ट्रेन किया, और मुझे लगता है कि ये नया है और लोगों को ज़रूर इसके बारे में सोचना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफ में। मैं भी यही सोचता हूँ। थैंक यू। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप एक स्टूडेंट है या अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हैं और डॉक्टर विनोद शर्मा सर और उनके ऑर्गेनाइजेशन ब्रेनीवुड के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ जाकर आप फॉर्म फिल कीजिए और 10 डेज़ का वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। डॉक्टर विनोद शर्मा सर की जो 10 डेज़ की वर्कशॉप की जो प्राइसिंग है वो है 35K, बट आप सबके लिए ऑफर है सिर्फ 999। तो जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, विजिट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।